नमस्कार। अब आते हैं हम स्टेम की एनाटॉमी। रूट की एनाटॉमी देखने के बाद, इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के बाद हम आते हैं कि साइकस स्टेम की आंतरिक संरचना किस तरह की है। इसके लिए हम स्टेम का टीएस काटते हैं और हमको जो संरचनाएं दिखाई देती हैं तो उस प्रकार होती है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेम किस तरह का, उसकी आउटलाइन हमको किस तरह की दिखाई देगी। तो यहाँ पर स्टेम में क्या होता है कि इसकी सतह पर अनेक परसिस्टेंट लीफ बेसेस से ढकी रहती है सतह, जिसके कारण से क्या होता है, हम इसकी जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसकी जो बाह्य रेखा है वो अनियमित प्रतीत होती है हमको। और यंग स्टेम की आंतरिक संरचना डाइकॉट प्लांट के स्टेम के समान ही हमको दिखाई देती है। इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिलेंडर। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है और इसके ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी परत के द्वारा ढकी होती है, और स्थायी पर्णधारों की उपस्थिति के कारण यह हमको कंटिन्यूअस दिखाई नहीं देती है और स्पष्ट दिखाई देती है। एपिडर्मिस के नीचे का भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और स्टेम का अधिकांश भाग कॉर्टेक्स के द्वारा ही बनता है। यह पेरेन्काइमेटिस कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है और इसके अंदर अनेक पेरेन्काइमेटिस कोशिकाएं जो है वो स्टार्च कणिकाओं से भरी होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग के अंदर म्यूसिलेजिनस कैनाल्स और कटे हुए लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। म्यूसिलेजिनस कैनाल की जो भीतरी वॉल है, इंटरनल वॉल, अंदर की सतह जो है, वहाँ से सिक्रेटरी सेल के द्वारा निर्मित होती है। स्टेम में एंडोडर्मिस, उसके अंदर आते हैं कॉर्टेक्स के बाद हम आते हैं तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल सुस्पष्ट नहीं है। यंग स्टेम में मस्कुलर सिलेंडर कॉर्टेक्स की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और इसके अंदर अनेक मस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, और वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक्टोफोइक साइफनोस्टील प्रकार का होता है। इसके अंदर कंज्वाइंट, कोलैटरल, एंडार्क और ओपन होते हैं। मतलब एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम का पाया जाना। एंडार्क स्थिति होती है जाइलम की। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये यंग स्टेम है। यंग स्टेम में यहाँ पर आपको ये बाहरी सतह पर ये जो हम जैसा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ये वाली जो है ये बाहरी सतह, इसके ऊपर ये लीफ स्कार बना रखे हैं। ये इस जगह जगह से हमको ऐसी कटी फटी दिखाई देगी, लीफ स्कार की प्रेजेंस के कारण दिखाई देती, क्योंकि लीफ शीट से ढका हुआ होता है सतह उसकी, इस कारण से ये एपिडर्मिस हो गई। यहाँ पर ये जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉर्टिकल रीजन होता है जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ होता है। जैसा कि आपको बताया कि बीच बीच में लीफ ट्रेसेस, ये जो ब्लैक डॉट लंबी सी लाइनों की तरह लंबी रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये लीफ ट्रेसेस होती हैं, और बीच बीच में ये इस तरह की म्यूसिलेजिनस डक्ट इनमें पाई जाती हैं। अंदर की तरफ आते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, तो वस्कुलर बंडल ये इस तरह से एक सर्कल में अरेंज होते हैं, जिसमें बीच में पित्त पाया जाता है, और पित्त में यहाँ पर फिर काफ़ी सारी म्यूसिलेजिनस डक्ट्स प्रेजेंट है, और अंदर की तरफ जाइलम, बंडल इस तरह से एक रिंग में व्यवस्थित है, अंदर की तरफ जाइलम, कैम्बियम एंड फ्लोएम इस तरह से अरेंज होते हैं। और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तब यहाँ पर बंडल के बीच में हमको मेडुलरी रेस दिखाई देती है। तो ये जो है साइकस के यंग स्टेम का डायग्राम, और यंग स्टेम इस तरह से ये इसकी संरचना दिखाई देती है। इसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, यहाँ पर संवहन पुल जो है वो मेडुलरी रेस पाई जाती हैं, और जो जाइलम है, जैसे हमने कहा जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम से निर्मित है, तो जाइलम जो है वो ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा से निर्मित होता है। इसके अंदर वैसल्स अनुपस्थित होती हैं जो कि एक जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। प्रोटोजाइलम की वाहिकाओं में, जो प्रोटोजाइलम में ट्रैकिड्स पाई जा रही हैं, उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, और मेटाजाइलम की ट्रैकिड्स के अंदर स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। फ्लोएम में, जैसा कि जाइलम में ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, उसी तरह से फ्लोएम भी सीट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल की
सी ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा से निर्मित होता है। कॉम्पेनियन सेल अनुपस्थित होती हैं। और साइकस के जब हम स्टेम का टीएस काटते हैं तो कॉर्टिकल क्षेत्र के अंदर हमको काफ़ी सारे लीफ ट्रेसेस दिखाई देते हैं। ये स्टेम के चारों तरफ पत्तियों में प्रवेश करने वाले वस्कुलर बंडल्स हैं। जो स्टेम से वस्कुलर बंडल की जो लाइन जारी होती है तो वो वस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो लीफ की तरफ अंदर इंटर करता है, वो उसके स्कार, वो ट्रेसेस हमको दिखाई देते हैं। इनमें 2 ट्रेसेस ठीक पत्ती के सामने से उत्पन्न होते हैं और सीधे लीफ में प्रवेश करते हैं, और ये सीधे ट्रेस, इनको डायरेक्ट ट्रेसेस कहते हैं। 2 ट्रेसेस लीफ के लगने की विपरीत दिशा में विकसित होते हैं और वस्कुलर सिलेंडर के चारों ओर घूमकर लीफ में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार के ट्रेसेस जो है वस्कुलर सिलेंडर के चारों ओर एक रिंग या गर्डिल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं गर्डिल ट्रेसेस। लीफ के जो स्टॉक होता है उसके अंदर वृंत में प्रवेश करने से पहले ये चारों ट्रेसेस शाखित होकर अनेक स्ट्रेन बनाते हैं और इस प्रकार से वृंत की स्टॉक के आंतरिक संरचना में अनेक संवहन पुल हमको वस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। स्टेम के केंद्र में एक पैरेन्काइमेटस पिथ होता है और इसके अंदर अनेक टैनिन और म्यूसिलेजिनस पदार्थ युक्त सेल्स पाई जाती हैं। ये यहाँ पर जो गर्डल ट्रेसेस आपको बता रही हूँ वो इस तरह से होते हैं। ये मेन ट्रेस जो डायरेक्ट ट्रेस है वो इस तरह से, यहाँ पर ये डायरेक्ट ट्रेस स्टेम से निकल के ये लीफ में इंटर हुआ और यहाँ से ये ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और ब्रांच में डिवाइड होकर कुछ इस तरह से ये गर्डिल शेप ले लेता है। इनडायरेक्ट ट्रेसेस इनको कहते हैं और ये इस तरह से एक स्टील का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमको कई सारे स्टील उसके स्टॉक में दिखाई देते हैं और वहाँ से लीफ की पिन्नाज में ये जाते हैं। तो ये इस तरह से लीफ ट्रेसेस स्टेम के अंदर हमको दिखाई देते हैं जब हम इसका सेक्शन काटते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ, जब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है कैम्बियम की प्रेजेंस के कारण, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यहाँ पर इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी ग्रोथ के समय 2 संवहन पुल के बीच में, 2 वस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है और ये पट्टियाँ विकसित होती है और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की पट्टियों से, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसको कहेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। उन दोनों कैम्बियम मिलकर एक रिंग का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। एक कंप्लीट रिंग बन जाती है, कैम्बियम रिंग बन जाती है और ये अंदर की तरफ स्टेम में पिथ की रीजन की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है और कॉर्टेक्स रीजन की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। सेकेंडरी जाइलम की वॉल में मल्टीसीरेट बॉर्डर पिट पाए जाते हैं और कैम्बियम रिंग सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू के अतिरिक्त इसके अंदर पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज भी बनाती है और ये इनको हम सेकेंडरी मेडुल, क्योंकि पहले से यंग स्टेम में मेडुलरी रेज प्रेजेंट है और उसके बाद जब ये वापस मेडुलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जब कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। साइकस के स्टेम की जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो एक मेन जो लक्षण है वो कैम्बियम रिंग कुछ समय पहले तक सक्रिय रहती है और उसके पश्चात इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। स्टेम के पेरिसाइकिल या फिर कॉर्टेक्स के भीतरी परत में एक नया कैम्बियम रिंग बनता है जो पहले कैम्बियम रिंग जो बना उसकी भांति ही अंदर की तरफ ये कार्य करता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। ये सेकेंड रिंग जो बनी ये भी कुछ समय के लिए एक्टिवेट रहती है और बाद में ये निष्क्रिय हो जाती है। फिर से एक कैम्बियम रिंग और नया रिंग बन जाएगा और फिर वही उसका काम भी इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ निरंतर चलती रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इस तरह से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता रहता है। तो साइकस का यंग स्टेम जो है वो मोनोजाइलिक होता है परंतु सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वो पॉलीजाइलिक हो जाता है। इसी कारण से ये पॉलीजाइलिक हो जाता है। वस्कुलर क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कोर्टेक्स में
अब ये वस्कुलर रीजन में जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा, उसके साथ ही कॉर्टिकल रीजन में बाहर की तरफ, मतलब कॉर्टिकल रीजन में कॉर्क और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात। पहले हमको यहाँ पर बंडल कैसे दिखे थे, एक अरेंज जाइलम फ्लोएम अरेंजमेंट में एक एक बंडल अरेंज था। यहाँ पर अब हमको पूरी रिंग दिखाई देगी इस तरह से। ये सेकेंडरी ग्रोथ की सेकेंडरी जाइलम की रिंग, सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग, इस तरह से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी रिंग, एक के बाद एक ये फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, इस तरह से निरंतर रिंग्स बनती चली जाती हैं। कॉर्टिकल रीजन जिसके अंदर म्यूसिलेजिनस ये पाई जा रही है, और ये जो है यहाँ पर ये कार्क का बाहर की तरफ हम जो एपिडर्मिस कह रहे थे, कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये कंटिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन होकर स्टेम की मोटाई में वृद्धि होती। इसका ये आउटलाइन डायग्राम यहाँ पर सेलुलर डायग्राम में आप देखेंगे, ये इस तरह से ये कॉर्टिकल रीजन, इसके अंदर जो छोटा हो गया कॉर्टिकल रीजन, और जो वस्कुलर रीजन है वो काफ़ी ये इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये म्यूसिलेजिनस डक्ट कॉर्टेक्स के अंदर ये कॉर्क सेल, कॉर्क रीजन दिखाई देगा। इसके बाद ये जो है ये यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण, ये सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देगा। सेकेंड रिंग, फर्स्ट रिंग ये रही नीचे की तरफ, ये फर्स्ट रिंग, ये पित्त से लगी हुई जो है वो फर्स्ट रिंग कहलाएगी, ये फर्स्ट रिंग होगी। इसके बाद ये सेकंड, यहाँ पर से फिर ये फर्स्ट रिंग का सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। इसके बाद फिर सेकेंड रिंग का डेवलपमेंट हुआ, उससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हुआ। इसी तरह से वापस से इसी के ऊपर अब थर्ड रिंग का, मतलब पित्त से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जो रिंग का डेवलपमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब फर्स्ट रिंग के ऊपर सेकेंड, सेकेंड के ऊपर थर्ड, मतलब जो कॉर्टिकल रीजन है उस तरफ रिंग का निर्माण होता चला जाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ होती चली जाती है, और स्टेम की मोटाई में वृद्धि, जितनी ये स्पेस जितना सेकेंडरी टिश्यूज़ बढ़ता है उतना उसका मोटाई इस तरह से ये बढ़ती चली जाती है। तो ये साइकस की स्टेम की आंतरिक संरचना और स्टेम की आंतरिक संरचना, ये सेलुलर डायग्राम, और साथ ही में इसके अंदर जो इसका सेलुलर डायग्राम है वो किस तरह से इसकी संरचना, सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से हो रही है और कैसे आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम की संरचना किस तरह से दिखाई देती है हमको। ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।